हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका। आज हम फिर से आपसे बात करेंगे रशिया यूक्रेन के बारे में। जैसा कि आपको पता है, पिछले 1 साल से ऊपर हो गया है रशिया और यूक्रेन के बीच में जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया गया था, जिसको वो खींचते चले जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रशियन आर्मी जो है, उसमें रशियन आर्मी में एक वैगनर ग्रुप भी कह सकते हो आप, आगे बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। जो कि अब जो उनकी एक स्ट्रेटजिक पोजीशन थी बाखमुक्त, उसको भी कब्जे में कर लिया गया है। और इसी कड़ी में, जैसे हमने पिछली वीडियो में आपसे बात की थी कि क्रेमलिन, जो उनके प्रेसिडेंट का, जो मतलब जहाँ पे रहते हैं रशिया के, वहाँ पे एक ड्रोन से हमला हुआ था, जो एक छोटी घटना नहीं थी। टेररिस्ट अटैक था। टेररिस्ट अटैक था। और उसी कड़ी में, एक उसी श्रृंखला में एक और, मतलब क्या कह सकते हैं कि वो कुछ ऐड किया है यूक्रेन ने। और इससे भी आगे जाके एक बड़ा हमला किया है। और आतंकी हमला। आतंकी हमला ही है, एक तरह से आतंकवादी गतिविधियां ही होती हैं। जिसमें क्या किया उन्होंने कि जो यूक्रेनियन, जो आतंकवादी कह लो, टेररिस्ट कह लो, वो रशियन आर्मी के यूनिफॉर्म पहन के, और जो व्हीकल थे, जिसमें बताया जा रहा है कि अमेरिकन व्हीकल भी थे उसमें, मिलिट्री व्हीकल रहते हैं जनरली, उसमें आके, और जो एक बॉर्डर का एरिया था बेलगोरोड, वहाँ पे उन्होंने एक ज़बरदस्त, कह सकते हो कि मतलब हमला किया। चेक पॉइंट था, रशियन चेक पॉइंट, उस पर हमला किया। बाद में क्या हुआ कि अब हमारे दोस्त आपको अपडेट देंगे वहाँ पे अभी क्या स्थिति नियंत्रण में है, उनका क्या हुआ। क्या सोचते हैं आप, ये घटना जो है सामान्य घटना नहीं है। आतंकवादी गतिविधियां, मतलब यूक्रेन की ओर से एक तरह से बाखमुक्त में जो लगातार की जा उनकी रही है। डिफीट हुई है, उसका डिस्ट्रैक्शन ऑफरेंट है ये। डिस्ट्रैक्शन है, क्या है? इस जो ये घटना है, जो इसको आतंकी हमला भी कह सकते हैं हम, क्योंकि हमें एक तरह से पूरा एक जो ये कहते हैं पाकिस्तान के थ्रू हमें एक पूरा एहसास है कि ये आतंकवादी घटना होती कैसे हैं या क्या होती हैं, कि लोगों को टेरराइज करने का कैसे एक तरह से टूल किट चलाई जाती है। सो यूक्रेन के लिए ये आतंकवादी जो हमले हैं ये कोई नए नहीं हैं। इन्होंने पहले भी जो सिविलियन टारगेट्स हैं उन पर अटैक किया है। क्रीमिया का जो ब्रिज था, कर्च ब्रिज जिसको बोलते हैं, उस पर इन्होंने मिसाइल से हमला किया था, उसको उड़ाया था इन्होंने। इसके बाद इन्होंने पुतिन को असैसिनेट करने के लिए मॉस्को में भी ड्रोन से हमला किया है। इसके बाद और पहले भी जो जो अब ये जो जिसमें आतंकवादी मारे गए हैं, यूक्रेन के आतंकवादी कह लीजिए, मिलिट्री कह लीजिए, या साइड मिलिट्री ग्रुप्स कह लीजिए उनको, मेनली जो बटालियन के, और ये तो ये जो लोग हैं, इन्होंने ये जगह है बेलगोरोड, तो यहाँ पे पहले भी अटैक किया था इन्होंने। और जेलेंस्की की एक थ्योरी थी, कुछ कई दिनों से जेलेंस्की इस बारे में बात कर रहे थे कि हमें रशिया के कुछ एरियाज़ पे कब्जा करना चाहिए ताकि नेगोशिएशन में हम उनको काम में ले सकें। तो दैट्स वाई उन्होंने ये हमला किया बेलगोरोड पे। ये इसका एक पहलू है। अब इसका दूसरा पहलू क्या है कि जो एक बाखमुत को स्ट्रेटजिक प्लेस बना दिया गया था, वो अब ये पूरी तरह से हार चुके थे। और सारी मीडिया या जो भी वेस्टर्न मीडिया है, उसको और कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था कि अब क्या पूछें और क्या यूक्रेन पे चलाएं। तो वो अब बाखमुत में जो हार हुई है इनकी, उसको चला रहे थे। तो उससे डिस्ट्रैक्शन करने के लिए इन्होंने एक, ये काउंटर ऑफेंसिव कह लीजिए, ये काउंटर ऑफेंसिव था इनका। आतंकवादी हमला इनका काउंटर ऑफेंसिव था। और इसमें इनके 70 जो यूक्रेनियन आर्मी कह लीजिए, आतंकवादी कह लीजिए, 70 मारे गए हैं। व्हीकल्स इन्होंने यूज़ किए हैं वो अमेरिकन हैं। रशियंस ने उनकी सीसीटीवी फुटेज भी दिया है। सीसीटीवी फुटेज भी, और रशिया ने बाद में उनकी फ़ोटो भी जारी करी हैं। तो ये अमेरिकन से पूछा गया कि भाई उनके रिपोर्टर्स ने पूछा यूएस में कि ये आतंकवादी हमले के लिए यूएस व्हीकल यूज़ हो रहे हैं, आपने यूक्रेन को मना नहीं किया इसके लिए? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमने तो देखा ही नहीं है, और हम बहुत स्केप्टिकल हैं इस पे, बहुत ही फजी इमेजेस हैं और उसमें पता नहीं चल रहा कि वो यूएस के व्हीकल हैं या नहीं है। हम आपको ये क्लिप दिखाते हैं, इसमें साफ साफ पता चलेगा कि हाइपोक्रेसी इज़ द स्टेट पॉलिसी ऑफ द यूएस।
All right, what does that mean? You're skeptical of these reports. Either you know or you don't. I will say we've seen a lot of reports on social media and fuzzy pictures on social media and a lot of kind of armchair intelligence analysts wrong? making claims. We're skeptical that they are accurate. Well, why are you only skeptical? Why can't you say they're why can't you just... Because we don't have perfect clarity on the information. We're looking at the same pictures that you see, the same fuzzy images, and at this time we are skeptical of their veracity. Some of the reports circulating on social media and elsewhere making claims that U.S. supplied weapons were used in these attacks. I will say that we're skeptical at this time of the veracity of these reports. As a more general principle, as we've said, and I believe I said yesterday, we do not encourage or enable strikes inside of Russia, and we've made that clear. But as we've also said, it is up to Ukraine to decide how to conduct this war. सो ये बेलगोरोड की कहानी है और इसके एक तरह से काफ़ी आप कह सकते हो डीह्यूमनाइज करने जैसी बात है ये, और इसके एक तरह से ख़राब परिणाम ही होंगे। और यूक्रेन अनसक्सेसफुली एस्केलेशन की ट्राई कर रहा है जो कि रशिया बेट नहीं ले रहा। ये चाहते हैं कि रशिया कोई ऐसा फुलिश कदम उठाए जिससे यूक्रेन को दोबारा सहानुभूति मिल सके। अब क्या चल रहा है, 80% ऑफ द वर्ल्ड की सिंपैथी रशिया के साथ है और रशिया ऐसा कोई भी एक तरह से फुलिश स्टेप नहीं लेगा कि बिल्कुल जो एक तरह से जीत इनके हाथ में है उसको गंवाने का। सो ये बखमुत की एक तरह से हार को या वेस्टर्न मीडिया में छुपाने के लिए 17 आतंकवादियों को कुर्बान किया गया है। अपने सही कहा, पहले भी क्या था, जब से डोनबास पे कब्जा हुआ था रशिया का, तब से जेलेंस्की और पूरा वेस्टर्न मीडिया जैसे जैसे बाखमुख की तरफ लड़ाई बढ़ती जा रही थी, पूरा एक तरह से इन्होंने पीआर प्रोपेगेंडा बना दिया था कि बाखमुख इज द मेन थिंग, फोर्ट्रेस हाँ, अगर हमें वहाँ पे हमें टाइम पे हथियार मिल गए वेस्ट की तरफ से, जेलेंस्की कहते हुए घूम रहा था कि अगर हमें इतने हथियार मिल गए, इतने हेलीकॉप्टर, इतने फाइटर जेट, तो हम रशिया को बाखमुख से निकाल फेंकेंगे। और मतलब पूरा पीआर जो था उसी के पीछे लगा हुआ था, सारे जितने भी न्यूयॉर्क टाइम्स और सब न्यूज़पेपर, सब में वही चल रही थी। तो अभी बाखमुख गया हाथ से, तो उसका एक तरह से इन्होंने मीडिया को डाइवर्ट कर दिया। इस और एक जो बाखमुत में एक रफ एस्टीमेट के दौरान पिछले 3 या 4 मंथ्स में 50 से 60 हज़ार यूक्रेनियन सोल्जर्स की डेथ हुई है, क्योंकि इनके पास एम्यूनिशन इतना नहीं था जितना रशियंस के पास एम्यूनिशन था। ये हम आपको स्टार्टिंग से ही बता रहे थे कि रशियंस 50 से 60 हज़ार शेल फायर कर रहे हैं एक दिन में, यूक्रेनियंस 5 से 6 हज़ार शेल फायर कर रहे हैं एक दिन में। सो ये एक नॉन मैच है, चाहे आप कितने भी फोर्ट्रेस में बैठे हो, चाहे आपने कितने भी बंकर बना रखे हों, लेकिन आर्टिलरी ऑलवेज विंस। कि अगर एक तरह से 10 गुना ज़्यादा आर्टिलरी फायर पावर है तो आप कब तक, कौन सा बंकर रोकेगा उसको, कितने दिन तक रोकेगा। और सो एक डेथ या किल रेशो है वो भी काफ़ी ख़राब है, 80:1 का रेशो है इस वॉर में। तो ये एक तरह से मैसेकर है यूक्रेनियन फोर्सेस का, या यूक्रेनियन जो एक उनका यूथ है जो उनके कंट्री को बिल्डअप करने में काम आता है, उसका मैसेकर हुआ है बाखमुत में। मीट ग्राइंडर का भी नाम दिया गया था, बाखमुत मीट ग्राइंडर का नाम दिया गया था। अभी कुछ हिस्टोरियन कह लीजिए या एनालिस्ट कह लीजिए, वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना एट्रिशनल वॉरफेयर देखा गया है जिसमें एक ही जगह पे लड़ाई हो रही है काफ़ी दिन तक। और मज़े की बात यह है कि जेलेंस्की ने आज तक जैसे कोई भी लड़ाई कह लो, कॉन्फ्लिक्ट कह लो, तो जो आर्मी होती है वो एक प्राइड फैक्टर होता है किसी भी देश के हेड के लिए, लीडर के लिए। तो उनको बोलते हैं कि हमारे इतने जवान शहीद हो गए, या आज तक उस आदमी ने मतलब कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं दिया है, कोई भी आंकड़ा नहीं है किसी के पास कितने यूक्रेनियन मर गए हैं। इनकी सैलरी यूएस वाले दे रहे हैं, यहाँ तक कि इनके ब्यूरोक्रेट की सैलरी भी यूएस दे रहा है, इनके टीचर्स की सैलरी भी यूएस दे रहा है, और इनकी पेंशन भी यूएस दे रहा है। सो इन्होंने अपना पूरा कंट्री, अपना पूरा कल्चर यूएस के लिए कुर्बान कर दिया है। और अब यूक्रेन की कोई भी फंडामेंटल एक तरह से उनकी अवशेष नहीं बचे हैं कि एक कहते हैं ना कि हम बिल्कुल राख में से छान के कंट्री को दोबारा बनाएंगे, वो राख भी नहीं है इनके पास अभी राइट नाउ। आपको क्या लगता है, मतलब रशिया इस अटैक से डबल डाउन करेगा या फिर अपनी जो कंटिन्यूस स्पीड जो उसने पकड़ रखी है शुरू से उसी स्पीड पे चलेगा? नहीं, रशिया अपनी स्पीड पे चल रहा है। जो भी उनका वो एस्केलेट नहीं करना चाहते, क्योंकि एस्केलेशन में एक तो रशिया एक तरह से अपने घर में लड़ रहा है या अपने बैकयार्ड में लड़ रहा है, तो उनकी सप्लाई लाइन्स इतनी लंबी नहीं है। लेकिन यहाँ
कहीं साउथ कोरिया से शेल आ रहे हैं, कहीं यूएस से शेल आ रहे हैं। मैं जैसे पहले भी कह रहा था, इतने का एमओ नहीं है जितना कि उनका किराया लग जाता होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाती होगी। तो ये जो वेस्टर्न जो भी कलेक्टिव वेस्ट है, ये डी इंडस्ट्रियलाइज हो चुके हैं और ये इतने हथियार नहीं बना सकते। अभी जैसे आपने पीछे देखा हो, जो पैट्रियट डिफेंस इनका ये था, सिस्टम था, यूएस ने गिफ्ट किया था, अभी कोई बात ही नहीं कर रहा है उसकी। उन्होंने पूरा का पूरा वापस मंगवा लिया है ये पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, यूएस ने। ये कह के कि नहीं अब इसको हम ठीक करेंगे और रिहेबिलिटेट करेंगे और इसने सही काम किया है, लेकिन रशियंस ने एक ही झटके में उड़ा दिया उसको। किंजल मिसाइल से, जो हाइपरसोनिक मिसाइल यूज़ करते हैं रशिया वाले, उसकी इवन वीडियो भी आई थी कि जैसे उसमें 32 मिसाइल होती हैं, 32 रॉकेट होते हैं एयर डिफेंस उसमें, तो उसने 32 की 32 खाली फायर करी है पैट्रियट ने, और उसके बाद उस पर आगे हाइपरसोनिक मिसाइल भी लगी है, तो वो इंटरसेप्ट कर ही नहीं पाया इनकी हाइपरसोनिक मिसाइल को। रिपोर्ट्स आ रही थी कि ये रशियन ने कुछ एक ऐसा डिवाइस बना रखा है जो उसको, जो पैट्रियट सिस्टम है उसको जैम कर देता है, उसको मतलब वो ट्रैक नहीं कर पाता लो लेवल पे। हाँ, ये ऐसी कुछ एनालिस्ट कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूज़ करके और ये इनको जैम कर देते हैं। तो ये वॉर से पहले किसी को नहीं पता था कि रशियंस आर दैट गुड एट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, लेकिन अब सबको समझ में आ रहा है। जैसे जर्मनी के जो इंटेलिजेंस के हेड हैं, वो ये कह रहे थे कि रशिया ने तो अभी लड़ना स्टार्ट किया है, वो रिजर्व्स में तो जाने की बात दूर है, हम अपना सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं। और रशिया के जो सोल्जर्स हैं वो तो अभी, उन्होंने तो लड़ाई में एंट्री भी नहीं ली अब तक। वो तो शुरू से ही कह रहे हैं, उस टाइम पे जब जर्मनी से वो टैंक देने की बात चल रही थी, तब भी उन्होंने कह दिया था कि रशिया से उलझने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है आप लोगों को, और आप जो टैंक है अपने पास रखो, वो कुछ काम नहीं आएंगे, क्योंकि रशिया के पास इतने टैंक है, उससे कुछ खास युद्ध में फ़ायदा नहीं होगा, जर्मनी की भी बेइज्जती होगी वो अलग से। अभी जो यूएस ने भी एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया है कि कोई काउंटर ऑफेंसिव नहीं होने वाला। और अभी बिल्कुल रिसेंट खबर आई है, यूक्रेन में अभी कोई मेन ऑफिसर वगैरह तो रहे नहीं है, जो इनके जनरल थे वो बता रहे हैं कि मर चुके हैं। जेलुजनी, जनरल जलूजनी, जो उनके अंडर काम करते हैं, जनरल सिर्स्की, उनको ही बता रहे हैं, वो भी पिछले 15-20 दिन से दिखे नहीं है। तो एक और स्पोक्स पर्सन है पदोलियक की स्टेटमेंट आई है कि काउंटर ऑफेंसिव तो पहले ही स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, हाँ, मैं भाई बंद होने के बाद बता देना किसी को। तो किसी को पता तो चला नहीं कि भाई साइलेंटली चल रहा है काउंटर ऑफेंसिव। हो सकता है पेपर पे चल रहा हो। हाँ, हो सकता है पेपर पे चल रहा हो काउंटर ऑफेंसिव, क्योंकि काउंटर ऑफेंसिव के लिए जो भी हथियार यूज़ होने वाले थे वो तो रशिया ने उड़ा दिए। अब क्या साइकिल पे करेंगे काउंटर ऑफेंसिव? सो जेलुजनी वही आदमी है, अभी जो रिसेंट नाटो की मीटिंग हुई थी तो उसमें ये बंदा अपसेंट था, और सब पूछ रहे थे कहाँ है, मीडिया कर्मी जो थे वो भागे फिर रहे थे कि जेलुजनी तो है ही नहीं, जो यूक्रेनियन आर्मी है वो जो लड़ रही है उसकी रिपोर्टिंग तो वही करता था नाटो को, तो वो था ही नहीं। बाद में मेरे ख्याल से पता चला वो कहीं शादी में गया था, ऐसा कुछ उसने बताया था। उसकी 2-2 साल पुरानी फोटो डाल रहे थे इंटरनेट पे कि नहीं ये रजलूजनी देखो। तो जिसकी शादी थी उसने कहा मेरी 2 साल पहले शादी हुई थी, तब की फोटो है ये। तो रूमर्स कह लीजिए या कॉन्स्पिरेसी कह लीजिए, वो ये कह रहे हैं कि जनरल जलूजनी को जेलेंस्की ने मरवाया है कोऑर्डिनेट्स दे के वैगनर ग्रुप को। और जेलेंस्की ने क्यों मरवाया है? क्योंकि इसको खतरा था मिलिट्री कू का। और ये बातें एक तरह से काफ़ी टाइम से चल भी रही थी कि हो सकता है जेलेंस्की को हटा दिया जाए या जेलेंस्की को मार दिया जाए। अगर आपने गौर किया हो तो जेलेंस्की ऐसे भागे फिर रहे हैं, आई थिंक पिछले 1 महीने से जेलेंस्की यूक्रेन नहीं गए हैं। पहले नीदरलैंड, पोलैंड, फिनलैंड, फिर यूके, फिर जर्मनी, फिर फ्रांस, उसके बाद अरब नेताओं से भी मीटिंग कर रहे हैं। भाई अरब नेताओं को क्या सिखाओगे तुम? क्या कनेक्शन क्या है फिर तुम्हारा? उसके बाद G7 में भी जा रहा है जेलेंस्की। अब देखने की बात ये है जापान से आएगा तो कहाँ जाएगा। असली गेम ये है कि अब जेलेंस्की कहाँ जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम देश तो उन्होंने घूम लिए, हो सकता है यूएस जाते हो। और जो उसकी मीडिया में फोटो आई थी उस पे जो एयरलाइंस थी उसका नाम नहीं दिखाया कि कौन सी एयरलाइन से जा रहा है। नहीं, वो यूएस के मिलिट्री जेट में गया था मेरे ख्याल से। हो सकता है, और कोई ट्रांसपोर्ट करेगा ही नहीं उसको, या बीच में हो सकता है रशिया वाले असैसिनेट कर दें उसको। तो जब तक यूएस के लिए जेलेंस्की इम्पोर्टेंट है तब तक तो मरेगा नहीं जेलेंस्की। लेकिन जैसे ही एक तरह से ये हो जाएगा कि अब ये काम का नहीं रहा, या फिर अब जेलेंस्की शहीद ही अच्छा है, तो फिर
शहीद करना उसको फ़ायदे में रहेगा। अभी पुतिन ने एक स्टेटमेंट दी थी यूक्रेन को लेके कि यूक्रेन जो है कोई मतलब बहुत पुरानी चीज़ नहीं है, नया नया बना है। और उसके मायने कहीं ना कहीं मीडिया गलियारों में कह लीजिए ये निकाले जा रहे हैं कि जो अभी पुतिन जो है इस पूरे युद्ध यूक्रेन को को कब्जा लेके करने की चाहना है। हाँ यूक्रेन को एक नक्शे से ख़त्म करने वाला है। क्या कितना सच लगता है आपको इसमें? ये बिल्कुल एक तरह से हैरानी की बात नहीं होगी। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा यूगोस्लाविया क्या था, और ये 99 तक था 1999 तक। तो ये बहुत ज़्यादा एक तरह से पुरानी बात नहीं है कि कई कंट्रीज़ का नक्शे से ख़त्म होना। और पुतिन जो एक तरह से डिस्कस कर रहे थे अपने स्टाफ के साथ, वो ये कह रहे थे कि यूक्रेन की जो स्थापना है वो सोवियत्स ने करी है 1919 में, 1919 में। उससे पहले यूक्रेनियन लैंग्वेज भी नहीं थी, लैंग्वेज भी इन्होंने उस टाइम पे कंस्ट्रक्ट करी है। और जो क्रीमिया जो पार्ट है वो जब इनके ये चेयरमैन निकिता क्रुश्चेव बने थे, आई थिंक 1953-54 के आसपास, तो क्रीमिया उन्होंने यूक्रेन में ऐड किया था। ये जो कम्युनिस्ट होते हैं, ये इनकी स्ट्रेटजी होती है कि अनरिलेटेड लोगों को पॉलिटिकल यूनिट्स में कंबाइन करो सो दैट रिबेलियन ना हो पाए और फिर आपके खिलाफ एक तरह से बगावत ना हो। सो दैट्स वाई जैसे जब भी आप पुतिन की कोई स्टेटमेंट सुनोगे तो वो ये कहते हैं कि हमारे लोग, यानी कि रशियन स्पीकिंग लोग अलग अलग जगह बिखरे हुए हैं और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ भी करेंगे। तो ये पुतिन की स्टेटमेंट का मतलब है कि जो यूक्रेन में या क्रीमिया में रशियन स्पीकिंग लोग रहते हैं, रशियंस रहते हैं, जो उनका एक तरह से कल्चरल जेनोसाइड किया जा रहा था यूक्रेन के द्वारा, उनको अपनी लैंग्वेज यूज़ नहीं करने दे रहे थे, उनके स्कूल कॉलेज इनका सिस्टम बदल दिया गया था और सेकंड ग्रेड सिटीजन बना दिया था यूक्रेन ने उनको। सो दैट्स वाई पुतिन ये कह रहे थे कि हमारे ऊपर ये लड़ाई थोपी गई है। उस जैसे जो यूरोप के जो लीडर हैं, जो जितनी भी मीटिंग होती है और वर्ल्ड वाइड जिसमें कलेक्टिव वेस्ट कह लो, कोई भी आगे बढ़ के जब भी मतलब मीडिया ब्रीफिंग होती है तो यूक्रेन को लेके पूछते हैं कि इसका कोई कन्फ्लिक्ट का कोई एंड, पीसफुल नेगोशिएशन की कुछ बात चल रही है क्या। तो पूरे यूरोप जिसमें बड़े बड़े नेता होते हैं ना, जो जोसेफ बोरेल, उर्सुला, ये सब मतलब एक तरह से ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इनका जो भी स्टेटमेंट रहता है यही रहता है कि नहीं, पीसफुल नेगोशिएशन नहीं होंगी। अगर होंगी तो जेलेंस्की ने जैसा बोला है 91 में जो बाउंड्रीज थी इंक्लूडिंग क्रीमिया इन यूक्रेन, उन्हीं शर्तों पे रूस के साथ नेगोशिएशन होंगी। तो इनका अल्टीमेट मोटिव यही लगता है कि ये इस कन्फ्लिक्ट को कभी बंद नहीं होना देना चाहते, नेवर एंडिंग वॉर की तरफ जा रहे हैं ये तो देखना पड़ेगा कि जर्मनी या फ्रांस या पोलैंड कितनी सॉवरेंटी दिखा पाते हैं यूएस के सामने। अभी जैसे बगावत के नाटो में जो बगावत कह सकते हो उसके साइन तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनका जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो यूएस डॉलर पे डिपेंडेंट है। ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ का इकोनॉमिक सिस्टम है ये काफ़ी हद तक यूएस डॉलर पे डिपेंडेंट है। और ऊपर से जर्मनी जैसे कंट्री, ये तो ऑक्यूपाइड कंट्रीज़ हैं। आपने जर्मनी की आर्मी का नाम सुना है कभी? देयर इज़ नो जर्मन आर्मी, क्योंकि वहाँ पे यूएस आर्मी का बेस है। सो ये वासल कंट्रीज़ हैं यूएस के, और जैसा यूएस बोलेगा इनको करना पड़ेगा, चाहे इनकी खुद की सोच कुछ भी हो। जैसे जो इनके चांसलर हैं उन्होंने टैंक देने से ही बिल्कुल मना कर दिया था, लेकिन टैंक दिए ना फिर उन्होंने, तो लास्ट में चलती यूएस की ही है। सेम केस जापान के साथ है। जापान भी एक वासल स्टेट है यूएस का।
आई थिंक 20 से ज़्यादा मिलिट्री बेस हैं जापान के अंदर, यूएस के अलग अलग आइलैंड्स पे। ऐसे ही साउथ कोरिया में इनके मिलिट्री बेस हैं। साउथ कोरिया की जो आर्मी है उसको यूएस जनरल कमांड करता है। सो ये वासल स्टेट्स हैं और इन ये वही करेंगे जो यूएस चाहेगा। सो जो ये यूएस कहता है ना रूल्स बेस ऑर्डर, कि रूल्स हमने बनाए हैं, फॉलो तुम्हें करने हैं, ये है इनका रूल्स बेस ऑर्डर। तो इससे तो यही निकल के आ रहा है कि अभी रिपोर्ट्स में बता रहे थे कि रशिया ने जो टैंक्स की जो असेंबली लाइन है उस पर कंटिन्यूसली काम स्टार्ट कर दिया है और T-90 टैंक महीने में 100 टैंक्स असेंबल हो रहे हैं उस असेंबली लाइन पे। तो उनका वही है कि T-72 को T-90 से रिप्लेस करके, और उनको हिंट मिल ही चुका है कि ये कन्फ्लिक्ट को कभी एंड नहीं होने देना चाहते हैं यूएस, और रशिया भी आई थिंक फुल्ली प्रिपेयर होके लग रहा है इसमें। और न्यूक्लियर प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती जा रही है बढ़ती जा क्योंकि रही है। दिन पर दिन वो उनकी जो स्टेटमेंट जो आ रही है वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो किसी भी हाल में इस जो जब तक उनका मोटिव पूरा नहीं हो जाता, ऑब्जेक्टिव जिसको बोल रहे हैं, रशिया बोल रहा है कि जब तक उनका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो जाता वो पीछे नहीं हटेंगे। तो क्या ऑब्जेक्टिव, मतलब क्या बोलेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव है रशिया का इससे? जो रशिया ने स्टार्टिंग में वॉर के ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए थे वो थे डीमिलिटराइजेशन ऑफ यूक्रेन और डीनाजीफिकेशन ऑफ यूक्रेन। ये वर्ड्स बोलने में छोटे छोटे लगते हैं लेकिन इनका मीनिंग बहुत ब्रॉड है। डीमिलिटराइजेशन का मतलब है कि यूक्रेन की कोई आर्मी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पुलिस होनी चाहिए, और एक तरह से जो उनके डिफेंस और यूक्रेन एज ए कंट्री का डिफेंस और फॉरेन का जो भी रिलेशनशिप रहेगा वो रशिया देखेगा, इसका ये मतलब है। तो ये एक तरह से पपेट स्टेट बनेगा रशिया का, ये मतलब है डीमिलिटराइजेशन का। उसके बाद है डीनाजीफिकेशन। डीनाजीफिकेशन का मतलब है कि जो फार राइट एलिमेंट हैं यूक्रेन में, एजो बटालियन और नियो नाजी ग्रुप, स्टीपन बेंदरा के फॉलोअर्स जो नाजी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और जिनके एक तरह से फार राइट व्यूज़ हैं, एक्सट्रीम, जो एक तरह से रशियंस को टॉर्चर करने में और एट्रेड में एक तरह से पूरा उनको फन आता है, तो इनको एक तरह से रशिया को ख़त्म करना है। और ये एक दो दिन की बात नहीं है, इसमें 20, 30, 40, 50 साल लग सकते हैं, क्योंकि आपको अगली जनरेशन को डी रेडिकलाइज करना है एक तरह से। तो ये एक तरह से कह सकते हो आप लॉन्ग टर्म व्यू लेके ही रशिया ने वॉर में एंट्री करी है। इसके बाद इस वॉर के कई सारे पहलू क्या हैं कि यूएस पॉलिटिक्स जो है वो इस वॉर को डिफाइन कर रही है। बाइडन का पॉलिटिकल फ्यूचर यूक्रेन वॉर पे डिपेंडेंट है। एक तो बाइडन यूक्रेन में पर्सनली इन्वॉल्व हैं। जो डेमोक्रेट पार्टी है वो उसको डायरेक्ट फंडिंग जाती है यूक्रेन के थ्रू, जिसको क्विड प्रो को कहते हैं यूएस में, कि जो ये फॉरेन एड देते हैं यूक्रेन को, हथियार देते हैं, तो वो घूम फिर के डेमोक्रेटिक पार्टी के इलेक्शन फंड में जाती है। आपको याद हो थोड़े दिन पहले FTX का स्कैम हुआ था। FTX वाला डायरेक्ट क्या कर रहा था, यूक्रेन के थ्रू उसको मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था डेमोक्रेटिक पार्टी के कॉफर्स में। सो बाइडन का पॉलिटिकल फ्यूचर यूक्रेन पे के साथ जुड़ा हुआ है कि अगर यूक्रेन में हार गए तो बाइडन को फिर यूएस का कुत्ता भी वोट नहीं देगा। पहले ही उनकी जो ये है अप्रूवल रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। सो जैसे ये G7 की मीटिंग हो रही थी ना, तो एक न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल आया था कि वर्ल्ड के सबसे अनलव्ड लीडर्स या फिर जो सबसे कम अप्रूवल रेटिंग वाले लीडर्स हैं उनकी मीटिंग हो रही है G7 में। तो ये एक तरह से आयरनी कह सकते हो कि जो डेमोक्रेसी में ऐसे लीडर्स हैं जिनको कोई चाहता नहीं है, और पुतिन, शी जिनपिंग, इन लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग काफ़ी अच्छी है अपने कंट्री में। पुतिन की तो यहाँ तक राइट नाउ 80% अप्रूवल रेटिंग है रशिया में। सो ये जो वॉर है ये यूएस के पॉलिटिकल क्लाइमेट पे टिकी हुई है, और बाइडन ने जैसे अनाउंस कर दिया है कि वो नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल रेस में भी खड़े होने वाले हैं। तो ये जो यूएस में पॉलिटिकल धमाके आप देखोगे, इसकी वजह से एस्केलेशन हो सकती है, और एक तरह से ऐसे स्टेप यूएस ले सकता है कि बहुत ज़्यादा एस्केलेटरी नेचर, जैसे F-16 इन्होंने कह दिया है कि F-16 हम देंगे। एक इनके जो यूएस के सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जेक सलीवन ने ये कहा कि हम क्रीमिया को यूक्रेन का हिस्सा मानते हैं। तो अगर यूक्रेन F-16 के द्वारा क्रीमिया पे हमला करता है तो हम इसको रशिया के खिलाफ एग्रेशन नहीं मानते। रशिया स्टार्टिंग से ये कह रहा है कि क्रीमिया रशिया का पार्ट है और हम उसको रशिया के पार्ट की तरह ट्रीट करेंगे। क्रीमिया पे हमला रशिया पे हमला होगा और उसका हम एक बड़े एस्केलेशन में जवाब देंगे। और
रशिया ने ये कह ही रखा है कि अगर हमारी एग्जिस्टेंस पे खतरा आता है या तो हम न्यूक्लियर चलाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। इन कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि जब एक बार आप एक लिमिट से आगे निकल जाते हो ना, तो एक वो होता है, प्रोसीजर होता है संक कॉस्ट फैलेसी, कि अब इतने पैसे इसमें डाल ही दिए हैं तो कि लेट्स गो द होल वे। तो यूएस उसमें गिरता जा रहा है दिन प्रतिदिन, और अगर इस एक मंथ में कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, जिसके चांस नहीं लग रहे, तो ये वॉर फिर बिल्कुल लास्ट तक ही जाएगी, और इसमें हो सकता है पूरा यूरोप इन्वॉल्व हो, या फिर ये जो साथ वाले कंट्रीज़ हैं, बाल्टिक कंट्रीज़ और पोलैंड और रोमानिया, ये इन्वॉल्व हो जाएं। सो इसके पूरे पूरे चांसेस बन सकते हैं। इनडायरेक्टली तो अभी भी इन्वॉल्व हैं ही वो सब। बिल्कुल, पोलैंड अपने मर्सनरीज दे रहा है वहाँ पे। नाटो के मशीनरी जी लड़ रहे हैं अभी पिछले हाँ, कुछ जो दिनों ये से। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस था, इसको चला कौन रहा था? नाटो वाली चला रही थी। F-16 कौन चला उड़ाएगा? हाँ, ये बात भी, F-16 कौन उड़ाएगा? अच्छा, F-16 के बारे में मैं एक ये बताता हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, कि इन्होंने आई थिंक 70 F-16 देने की बात कही है। मतलब इनिशियल स्टेज में ये चीज़ें चल रही हैं अभी राइट नाउ। तो मेन फंडा ये है इसमें कि F-16 ऑपरेट कहाँ से करेंगे। यूक्रेन के जो मोस्टली एयरपोर्ट हैं उनको रशिया ने बॉम्ब कर रखा है। सो यूक्रेन के पास कोई ऐसी एयर स्ट्रिप नहीं है जिस पे कंफर्टेबली F-16 ऑपरेट कर सकें। और फिर जो F-16 का डाउन टाइम है या जो मेंटेनेंस टाइम है, इनका काफ़ी ज़्यादा है। अगर F-16 1 घंटा उड़ान भरता है तो 20 घंटे उसका मेंटेनेंस डाउन टाइम है। सेम अगर आप कंपैरिजन करेंगे MiG-31 से, तो उसका डाउन टाइम 12 घंटे का है। और एक जो सबसे मेन बात है कि अगर आप ये कहते हो, जो मेंटेनेंस क्रू है वो यूक्रेन का तो हो नहीं सकता F-16 पे, वो नाटो से ही लेना पड़ेगा इनको। फिर स्पेयर पार्ट कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे यूक्रेन में? उसके बाद एक जो मेन चीज़ जो हिंडर करती है इस चीज़ को, कि जब आप F-16 का डिज़ाइन देखोगे, तो मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ आपको, तो जो उसका एयर इनटेक है वो बिल्कुल नीचे होता है। जो जहाँ पे पायलट बैठता है, फुसिलेज होती है, उसके नीचे एयर इनटेक होता है, इतना बड़ा काफ़ी सारा। तो वहाँ से वो एयर सक करता है। अब जब ये उड़ान भरता है, सोर्टी लेता है F-16, तो अगर जो एयर स्ट्रिप है वो थोड़ी सी भी उस पर डेब्रीज है या थोड़ी सी भी वो ख़राब है, तो उस F-16 का इंजन गया। वो F-16 फिर आग का गोला बन के ही उतरेगा नीचे। सेम अगर आप रशिया के देखोगे तो उनमें एयर इनटेक ऊपर की तरफ भी होता है, एक मेन एयर इनटेक होता है नीचे, लेकिन उसको वो उड़ान के दौरान बंद कर लेते हैं और ऊपर वाले एयर इनटेक से हवा लेते हैं। सो दैट्स वाई वो एक तरह से घटिया हवाई पट्टियों पे भी उड़ सकते हैं, इवन वो ग्रास लैंड में भी उड़ सकते हैं, वहाँ से भी एक तरह से फ़्लाइट ले सकते हैं, रोड पे से भी फ़्लाइट ले सकते हैं, हाईवे से। लेकिन F-16 नहीं ले सकता रोड से, या F-16 को आप रोड पे उतार भी नहीं सकते। अब गेम ये आता है कि क्या ये पोलैंड से ऑपरेट करेंगे? पोलैंड के साथ ऑपरेट करने से क्या दिक्कत है कि इनकी जो रेंज है वो काफ़ी कम हो जाएगी। पोलैंड से जो डॉनबास का डिस्टेंस है आई थिंक 1000 किलोमीटर के अराउंड है, और जो F-16 की जो एक तरह से ऑपरेटिंग रेंज है वो 600-700 किलोमीटर है। तो 1000 अगर F-16 को जाना है तो आधे वेपन्स लेके जाना पड़ेगा, तो ये एक तरह से इतना फिजिबल नहीं है। तो चांसेस ये लग रहे हैं कि पोलैंड से अगर ऑपरेट करेंगे तो क्रीमिया पे अटैक करेंगे, डॉनबास पे नहीं करेंगे। और ये एक मेजर एस्केलेशन हो सकता है कि पुतिन इससे अपनी बहुत ज़्यादा बेइज्जती मान सकते हैं, और जैसा कि उन्होंने कहा है कि हम एक तरह से बहुत बड़ा एक तरह से रिटेलिएटरी अटैक करेंगे। लेकिन इस चीज़ पे ये नहीं कह सकते कि रशिया पोलैंड पे अटैक करेगा, क्योंकि यूएस हमेशा ये चाहेगा कि रशिया पोलैंड पे अटैक करे, कि जहाँ पे एयरफील्ड्स हैं, कि जहाँ से विमान उड़ रहे हैं, F-16 उड़ रहे हैं, यूएस ये चाहेगा कि रशिया पोलैंड में अटैक करे और फिर नाटो इन्वॉल्व हो। और ये जो कंट्रीज़ हैं, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जो कि हाफ हार्टेड सपोर्ट कर रहे हैं, फिर इनको पूरी तरह से आर्टिकल 5 को एक्टिवेट करके सबको उतरना पड़ेगा, सबको उतरना पड़ेगा, जो कि यूएस शुरू से चाह रहा है, जो कि यूएस स्टार्टिंग से चाह रहा है। लेकिन जैसे रशिया के ये थे जनरल थे, वो ये कह रहे थे कि वी कैन डील विद F-16,
जब हमने पैट्रियट सिस्टम को ही उड़ा दिया, तो F-16 तो बहुत पुराना एक तरह से टेक्नोलॉजी है, और मुझे लगता है S-400 का जलवा देखने को मिलेगा अभी हमें भी अपने जो एक तरह से इंडिया ने जो पैसे एक तरह से लगाए हैं उस पे S-400 मिसाइल डिफेंस पे, तो हमें भी पता चलेगा कितना अच्छा काम करती है S-400। पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि रशिया और चाइना की जो नज़दीकियाँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इवन इन पब्लिक प्लेटफॉर्म जो मेदवेदेव को रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं लावरोव, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं और जो चाइना के साथ उनकी मीटिंग्स हुई हैं, उन्होंने खुला सपोर्ट कर दिया अभी चाइना और रशिया का, दैट दे विल बी टुगेदर इन हार्नेस। और चाइना का इससे इंडिया को, मतलब इंडिया के जो रिश्ते हैं चाइना से वो इतने अच्छे नहीं हैं। तो इन लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट हम क्या देखते हैं कि रशिया जो है, अगर उसको चाइना और इंडिया में से एक को चूज करना पड़े, तो इन दिस सिचुएशन युद्ध की स्थिति अगर प्रोलॉन्ग वार रहता है तो ऑब्वियसली रशिया को चाइना के साथ जाना पड़ेगा। देखिए, ये सिनेरियो हम शॉर्ट टर्म ले सकते हैं, मीडियम टर्म ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि वॉर ख़त्म होने के बाद क्या होगा इसकी ये कोई नहीं जानता। शॉर्ट टर्म में रशिया की मजबूरी है चाइना को सपोर्ट करना, क्योंकि जो एक रफ एनालिसिस से ये बता रहे हैं कि रशिया और चाइना की ट्रेड $200 बिलियन तक बढ़ गई है। सो अब रशिया एक तरह से पूरी तरह से चाइना पे डिपेंडेंट है, और जैसे एक खबर निकल के आ रही है कि वेस्ट जो है वो रशिया को FATF की ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में डालना चाहता है। सो ये एक तरह से रशिया की इकोनॉमी की कमर तोड़ने वाला स्टेप होगा, और ये एक तरह से वॉर को और आगे ले जाएगा और एस्केलेशन को और ज़्यादा बढ़ाएगा। सो इसलिए रशिया जैसे इंडिया से और कई कंट्रीज से ये कह रहा था कि आप इस पे शोर मचाइए, और अगर हम FATF की ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में आते हैं तो जो हमारी डिफेंस कोऑपरेशन है, या जो हम आपको टेक्नोलॉजी सप्लाई करते हैं, या जो हमारे कई सारे एग्रीमेंट हैं जैसे एनर्जी फील्ड्स को लेके भी, और S-400 को लेके भी, मिसाइल डिफेंस को लेके भी, और जो जॉइंट प्रोजेक्ट इंडिया और रशिया के चल रहे हैं कई चीज़ों को लेके, या फिर जो रेल लिंक में हमारा कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है और उसका रशियंस का भी ये है, जो ईरान के थ्रू नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बन रहा है रेलवे का, तो उसमें भी हमारा जॉइंट प्रोजेक्ट है। तो इन सभी में दिक्कत आएगी, ऐसा रशिया ने चेतावनी दी है इंडिया को। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया अगर कुछ करेगा भी तो उससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वेस्ट इस टाइम पे किसी की सुनने के लिए रेडी नहीं है, और उनकी हर प्लेटफॉर्म पे बेइज्जती हो रही है, लेकिन फिर भी दे आर डबलिंग डाउन। इवन अफ्रीका के छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं वो उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन बेइज्जती इनको फील कभी हुई नहीं ना। इनका एक ही वो है, दे हैव टू डबल डाउन। तो इनको बैक गियर तो है ही नहीं इसमें, नो रिवर्स गियर सो इट विल कंटिन्यू। मतलब हमारी जो कोऑपरेशन है वो काफ़ी कम हो जाएगी इंडिया की और रशिया की, जैसा कि एक तरह से फिजिकल डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, और ये जो चीज़ है ये एक ना एक दिन तो होना ही था। सो इंडिया को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ डिफेंस कह लो, या फिर वेस्ट की तरफ भी जा सकता है इंडिया, US की तरफ। इंडिया US की तरफ इतना नहीं देखेगा, लेकिन फ्रांस, जर्मनी, इजराइल इनकी तरफ ज़्यादा देखेगा। US से वेपन्स लेना एक तरह से अपना ईमान बेचने के बराबर है। तो जो स्ट्रेटजिक वेपन्स कह लीजिए या मारक क्षमता वाले वेपन्स कह लीजिए, वो इंडिया US से नहीं लेगा। सिर्फ जैसे हमने उनसे हेलीकॉप्टर ले रखे हैं और ट्रांसपोर्ट प्लेन्स ले रखे हैं, ये हमने मेन US से परचेज कर रखा है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जो अटैक से रिलेटेड हो वो हमने US से नहीं ले रखी। मोर ऑफ जो लॉजिस्टिकल परचेजेज हैं वो हमने US से कर रखे हैं। चलिए, अच्छा लगा आपकी बातें सुन के, और आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।